आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में होगी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, केंद्र सरकार के मंत्री और असम के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राम मंदिर पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक, राजस्थान के बीजेपी नेता भी इसमें शामिल होंगे। ये एक बड़ी बैठक आज हो रही है। प्रदेश महामंत्री जगबीर छाबा भी करेंगे शिरकत। आपको बता दें, आज भाजपा की होने वाली बैठक से इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव और राम मंदिर में रामलला के दर्शन को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, केंद्र सरकार के मंत्री और असम के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। तो राजस्थान के बीजेपी नेता भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रदेश महामंत्री जगबीर छाबा करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही। रणजीत सिंह सोडाला, गिरधर तिवारी भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का ये महामंथन, आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का ये महामंथन। संवाददाता पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ है। पवन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में पूरी तरीके से जुट गई है। आप बड़ी बैठक आज होने जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया हुआ है कि वो जनता को राम मंदिर के दर्शन कराएगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद। देखिए ममता, आज बीजेपी की 2 बड़ी बैठक होने जा रही हैं। पहली बैठक जो है, जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है, वो बीजेपी मुख्यालय की जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है उसमें शुरू हो चुकी है। उसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उसके साथ साथ बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, तरुण चुग, उनके साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा शामिल हैं। वो बैठक जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होनी है। वो बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। तमाम जो इस तरह से पूरे अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जो तैयारियां पार्टी को करनी है, जिस तरह से आगे कैंपेन को बढ़ाना है, उन सब विषयों को लेकर आज इस बैठक में मंथन किया जाना है। उसके बाद में दोपहर 12 बजे से बीजेपी की राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक शुरू होगी। उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। उसके साथ साथ सभी राज्यों से 2-2 नेताओं को भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। चूंकि बीजेपी अभी 1 जनवरी से बीजेपी ने 10 करोड़ परिवारों में पहुंचने का लक्ष्य रखा है राम मंदिर अभियान को लेकर आमंत्रण देने के लिए। उसके बाद में जब 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, तो उसके बाद में अगले 3 महीने तक बीजेपी जो है देश की सभी लोकसभाओं से 2000 से लेकर 5000 तक लोगों को अयोध्या में रामलला का दर्शन करवाने का प्लान कर रही है। तो उसको लेकर पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा कि किस किस तरह से वो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चूंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को एक बहुत बड़े रूप में पेश करना चाहती है। उसके साथ साथ जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान आए राम मंदिर को लेकर, या उसके जब कोर्ट में पूरा मामला था, तब पूरे कोर्ट में जिस तरह से तमाम नेताओं के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, या कहीं ना कहीं कोर्ट में उस पूरे मामले को रोकने या लटकाने का प्रयास किया गया, उन सब विषयों को लेकर भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास किया और उसके बाद में आज अयोध्या का किस तरह से वहां की केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास कर रही है। उसके साथ साथ विपक्ष के तमाम नेताओं के या पार्टियों के द्वारा किस तरह से इस पूरे राम मंदिर को बनाने का, रोकने का प्रयास किया गया, वो सब जाके जनता के बीच में बनाया जाएगा। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है और उसी को लेकर आज बहुत बड़ा मंथन बीजेपी होने जा रहा है। अभी जो बैठक चल रही है पवन, उसके बारे में अधिक जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद है और 24 के लिए क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर से तर? देखिए, अभी जो बैठक चल रही है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चल रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, केंद्रीय मंत्री उनके साथ साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग इस बैठक में हैं। तो ये सब लोग इस बैठक में शामिल हैं। इसमें क्योंकि पूरे देश भर को अलग अलग जो तमाम लोकसभाएं हैं उनको क्लस्टर्स के बीच में डिवाइड करना है और इन क्लस्टर्स में तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, इन सब नेताओं के दौरे उन क्लस्टर्स में होने हैं लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले।
तो क्लस्टर्स को बनाने को लेकर कितना काम अब तक हो चुका है, कितना काम रह गया है, तो उन काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसके साथ साथ किस तरह से कौन कौन से बड़े मुद्दे बीजेपी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले रखने जा रही है, उन सब मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। महामंथन इस वक्त जारी है। पवन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल अयोध्या के राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति का चयन कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति का चयन राम मंदिर के लिए हुआ है। ललाट से पैर तक की मूर्ति की लंबाई 51 इंच है और इस मूर्ति में श्रद्धालुओं को भगवान राम के 5 साल के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। बाकी अन्य 2 मूर्ति जिनका चयन नहीं हो सका उन्हें भी मंदिर परिसर में ही रखा जाएगा। जिस मूर्ति का चयन किया गया है उसे ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी एक्स पर दिए चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौर शहर का जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वो स्थितियों का आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर सारे मीडिया समूह मौजूद हैं तो इसके बाद वो उस पर जानकारी भी देंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर उनका खास फोकस है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ पर तो फिलहाल लौटेंगे हम कि क्या कुछ राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आखिर एक्स पर क्या कहा है। उन्होंने पोस्ट में मूर्ति के चयन की जानकारी पूरी तरीके से दी गई है। उन्होंने कहा है कि जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्तों का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए यह महत्वपूर्ण सेवा है। ये वो मूर्ति है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर सच में अपने आप में अद्भुत है। ये मूर्तियां बनाई गई हैं कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा आई है। 5 साल का बाल स्वरूप जो है वो इसमें दर्शाया गया है। 51 इंच की ये मूर्ति है और रामलला की मूर्ति का चयन कर लिया गया है। 3 मूर्तियां बनाई गई थी, उसमें से 1 मूर्ति का चयन हुआ है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। मंदिर के उद्घाटन से पहले एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबर प्रयागराज के 22 साल की अनामिका शर्मा के बारे में है। दरअसल अनामिका ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर आसमान में जय श्री राम वाला झंडा फहराया है। अनामिका पहले भी स्काई डाइविंग करती रही है, लेकिन इस बार अनामिका की स्काई डाइविंग ने लोगों का ध्यान खींचा है। अनामिका के पिता अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके पिता भी स्काई डाइविंग करते हैं। पिता के इस कारनामे को देख अनामिका ने भी छोटी उम्र से स्काई डाइविंग शुरू कर दी थी। अनामिका की इस अनोखी उपलब्धि पर उनकी मां प्रियंका शर्मा काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के झंडे के साथ बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया। ये सब भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार सज चुका है और सज चुकी है 24 की सियासत। जहां एक तरफ राम को पूजने वाले हैं तो दूसरी तरफ राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले हैं। इस देश के सारे आदर्शों का पर्याय राम है। कण कण में राम है और हर सांस में राम है। प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार सज चुका है और सज चुकी है 24 की सियासत भी, जहां एक तरफ राम को पूजने वाले हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले भी। इस प्रकार की अभी हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर आमंत्रण पत्र आएगा तो मैं उस पर जरूर विचार करूंगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आमंत्रण पत्र आएगा तब विचार करेंगे। ये वही स्वामी मौर्य हैं जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब निमंत्रण को बेकरार है। बेकरार स्वामी मौर्य ही नहीं बल्कि सपा के अध्यक्ष भी हैं जिन्हें न्योते का इंतजार है। हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं
और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। और इन्हीं समाजवादियों पर अब सीएम योगी ने इशारों इशारों में बड़ा संदेश दे दिया है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ होगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अगर आपका संघर्ष शिद्दत से हो, आपके संघर्ष में ताकत हो, तो वो भी झुक जाते हैं जो कभी राम तक को मानने से इनकार कर रहे थे। और इसी को सीएम योगी ने परिवर्तन का नाम दिया। तो अब बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता विपक्ष को पुराने दिन याद दिला रहे हैं। जिनका हाजमा खराब हो गया हो, वह मैं यही कहूंगा कि अयोध्या में कोई हाजमोला होगा, जाकर के वहाँ खा ले, वो ठीक हो जाएगा। विपक्ष में इस देश में जब वोट मुसलमानों का इकट्ठा था, उनका वोट अधिक था, तो ये सब टोपी लगाते थे, मजारों पे जाकर चद्दर चढ़ाते थे। और आज जब हिंदू इकट्ठा हो गया तो आज टोपी वाला भी बगल में न खड़ा हो जाए, इसकी चिंता करते हैं। यूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले राम मंदिर निर्माण के विरोध में थी, फिर मोदी योगी ने जब सारी बाधाओं को पार कर लिया तो विपक्ष की नई खिसियाहट शुरू हो गई। और जब 100 करोड़ सनातनी एकजुट हुए तो वही राम विरोधी न्योते के लिए टकटकी लगाने लगे, क्योंकि सनातन आस्था के परम पुरुषोत्तम प्रभु राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यहीं से शुरू हो रही है 24 की सियासी तस्वीर, जिसे बदलना विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है। इधर इस बीच AIMIM के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से एकजुट होने की अपील की है। ओवैसी ने कहा है कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी 3-4 मस्जिदें और छिन जाएंगी। असरुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, नौजवान अपनी मस्जिदों को आबाद करो, हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई और वहां क्या किया जा रहा है ये आपको याद होना चाहिए। क्या हमारे और तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती? जिस जगह पर हमने 500 साल तक नमाज पढ़ी, वहां पर आज क्या किया जा रहा है? तो वो जयपुर से मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर शहर का जायजा ले रही हैं, समस्याओं और शिकायतों का निपटारा कर रही हैं। उसी की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। JDA, नगर निगम, ट्रैफिक, NHI के अफसर भी साथ में मौजूद हैं। ट्रैफिक जाम, जल भराव, अतिक्रमण से निपटने की तैयारी, उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर शहर का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया विजन अब तैयार किया हुआ है। अभी आने वाले दिनों में जो है DGIG प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रहने वाली है, और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री जो हैं जयपुर में रहेंगे। और जितने दिन ये कॉन्फ्रेंस, ये कार्यक्रम रहेगा, उतने दिन प्रधानमंत्री जयपुर में ही रहने वाले हैं। ऐसे में जयपुर में प्रधानमंत्री के आने से पहले जयपुर को पूरा स्वच्छ किया जा रहा है। शहर शहर जो है दौरे इस वक्त नेताओं के लगा दिए गए, मंत्रियों के लगा दिए गए हैं। और इसी सिलसिले में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं सबसे पहले शहर का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ सफाई की स्थितियों को देखा, समस्याओं और शिकायतों का निपटारा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो, जल भराव हो, अतिक्रमण हो, उससे निपटने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस दौरान अफसर भी उनके साथ मौजूद है। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच आज सुबह सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में दिखे। सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह सिटी पार्क के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान मॉर्निंग वॉकर सीएम को देखकर हैरान हो गए। सीएम भजनलाल ने सुबह सुबह शहर का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, समस्याएं सुनी और चाय की चुस्की भी ली।
इसके हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लोगों से मुलाकात की तस्वीर, जहां पर आपको चेयर में बैठे सीएम नजर आ रहे होंगे और आसपास लोगों की भारी भीड़ है। इस दौरान सीएम बातचीत करते हुए लोगों से नजर आए। दूसरी तस्वीर है जहां पर जनता ने अपनी समस्याएं जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री ने सुबह सवेरे उन समस्याओं के बारे में आगे उनका निपटारा किया जाएगा, इसका आश्वासन उन्हें दिया है। चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए क्योंकि कुछ समर्थक जो उनके थे वो सामने उनके लिए चाय लेकर आए और इस दौरान कुल्हड़ वाली ये चाय की चुस्की लेते हुए सीएम नजर आ रही हैं। बच्चों के साथ भी सीएम का ये अंदाज देखने को मिला। बच्चे जो वहां पर पार्क में घूमने आए थे उनके साथ सीएम बातचीत करते हुए नजर आए और पूरे शहर का जायजा लिया कि किस तरीके से सिटी पार्क को रखा गया है, क्या कोई कमियां तो नहीं है और कानून वहां पर साफ सफाई कैसी है, उन सबका जायजा लेते हुए नजर आया। और जनता बेहद खुश नजर आई अपने सीएम को अपने बीच पाकर। अचानक से सीएम का ये दौरा और इस वक्त क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोगों की भारी भीड़ रहती है और सीएम भी उस दौरान उनके बीच पहुंचे। देखिए, देश भर में नई हिट एंड रन कानून का विरोध तेज हो गया है। ट्रांसपोर्टरों से लेकर वाहन चालकों की मांग है कि नए हिट एंड रन कानून को वापस ले और प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की आवाज उठने लगी है। ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि देश भर में नए हिट एंड रन कानून का विरोध तेज हो गया है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो बस, ट्रक सभी को रोक दिया गया है, पहिए थम गए हैं, जाम की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और विरोध इस कदर बढ़ गया है कि जो रोडवेज बसें हैं उन्हें भी ये लोग चलने नहीं दे रही हैं। दरअसल नए हिट एंड रन कानून को लेकर ये विरोध हो रहा है, उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। पहले से अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को सड़क में टक्कर मार दी किसी गाड़ी से तो 2 साल की सजा थी, लेकिन अब उसे 10 साल कर दिया गया है। इसका विरोध ये ड्राइवर्स कर रहे हैं। साथ ही सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है आपकी गाड़ी से तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अस्पताल तक पहुंचाएं, अन्यथा आपको 10 साल की सजा होगी। तो इसी के विरोध में जो है ये ड्राइवर्स सड़क पर उतर आए हैं, नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग कर रही हैं। जो प्रदर्शनकारी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 10 साल बहुत लंबा समय होता है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि हम प्राइवेट बस वाले आए दिन जो हम कमाई करते हैं उसी से हमारा घर चलता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर हम उस घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं तो वहां पर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं हमारी जान के लिए खतरा हो सकती है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो विरोध प्रदर्शन करने वाले उन ड्राइवर्स के सामने आ रही है, लेकिन सरकार साफ तौर पर इन कानूनों को लागू कर चुकी है और इनका विरोध लगातार किया जा रहा है। हालांकि चेतावनी यहां पर प्रदर्शनकारी ड्राइवर्स की तरफ से दी गई है कि अगर 5 तारीख तक आप इन कानूनों में बदलाव नहीं करते हैं तो आगे जो प्रदर्शन है वो और उग्र हो सकता है। देखिए, ये सभी प्राइवेट बस वाले हैं और ट्रक्स हैं क्योंकि रात के समय में क्या होता है, अधिकतर हम देखते हैं कि कई हादसे ट्रक चालकों की ओवर स्पीडिंग की वजह से हो जाती है। अशोक और आसिफ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आसिफ, आपके पास आते हैं क्योंकि जयपुर में ड्राइवरों की तरफ से हड़ताल कर दी गई है, बसों को रोक दिया जा रहा है, प्राइवेट जो व्हीकल है उनको रोक दिया जा रहा है। साफ तौर पर मांगे क्या हैं और क्या ये विरोध आगे और बड़ा रूप ले सकता है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए ममता, हम इस समय ट्रांसपोर्ट भवन में हैं। हाँ। ट्रांसपोर्ट भवन में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, थोड़ी देर में वो आएंगे, उनसे भी बात करने की हम जो है वो कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है इस समय मैं आपको बता दूं जो है पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ममता, जो यहाँ के एसोसिएशन है, जो चाहे वो ट्रक एसोसिएशन है, चाहे वो कैब एसोसिएशन है या फिर जो है वो निजी बस एसोसिएशन है या राजस्थान रोडवेज है, वो इस स्ट्राइक में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज शाम तक या कल तक जो है वो जो जितने भी निजी एसोसिएशन है, चाहे वो कैब हो गई, चाहे वो बस हो गई, चाहे वो ट्रक हो गई, वो इस हड़ताल को समर्थन दे सकते हैं। ये इस पूरे घटनाक्रम में पहली तस्वीर है। इसके अलावा मैं जो है वो आपको ये बताना चाहता हूं ममता कि जितनी भी गाड़ियां दूसरे स्टेट की तरफ जा रही हैं, चाहे वो एमपी बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, दिल्ली बॉर्डर हो, गुजरात बॉर्डर हो, वहां के ड्राइवर जो है वो हाईवे के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां की गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रदेश भर से जो गाड़ियां जा रही हैं। जब हमने राजस्थान रोडवेज के प्रबंधक से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे स्टेट के अंदर जो है वो ट्रैफिक इजीली चल रहा है। पूरे स्टेट के अंदर अगर कोई गाड़ी सवाई माधोपुर से जयपुर जा रही है, जयपुर से बीकानेर जा रही है या बीकानेर से चूरू जा रही है, उन गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जो गाड़ियां स्टेट के बाहर जा रही है उन्हें रोका जा रहा है। और इसका असर ये हुआ है कि जितने भी ट्रक जो रसद सामग्री लेकर यहां पर आते हैं
सामान, खाने पीने का, रोजमर्रा का सामान लेकर आते हैं। आसिफ, मैं और जानकारी आपसे लूंगी क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि अशोक जहां पर मौजूद है वहां पर ये विरोध हो रहा है। अशोक, तस्वीरें दिखाइएगा, बात करिएगा जरा, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, हिट एंड रन जो कानून नया बनने जा रहा है उसके संशोधन को लेकर जो है यहाँ पर विरोध जाहिर किया जा रहा है। अजमेर जो टैक्सी यूनियन हो या तमाम जो 4 व्हीकल जो हैं उनके जो चालक हैं वो यहाँ पर जो है पटेल स्टेडियम में मौजूद हैं और आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं टैक्सियों को बंद करके फिलहाल खड़े हैं और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। अजमेर की बात करूँ तो अजमेर के अलग अलग इलाकों में जो है जाम की स्थिति पैदा हो गई है। कल रात की बात करूँ तो बांदनवाड़ा क्षेत्र में एक पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया है जो हाईवे है वहाँ पर, और उसके बाद जो है अतिरिक्त जाब्ता वहां पर लगाया गया है। अजमेर के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं। टैक्सी यूनियन के साथ ही जो अजमेर के जो व्हीकल चालक हैं उन्होंने कल बंद का आह्वान भी किया है। इसमें टेम्पो यूनियन भी है, उसमें बस यूनियन भी है, उसमें टैक्सी यूनियन भी है। तमाम जो बंद का आह्वान करने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का ये आह्वान है और आज क्या किया जा रहा है। आज तो ये सिर्फ हम ज्ञापन देंगे और 3 तारीख को कल बंद है सब टेम्पू, सिटी बस, ऑटो, ई रिक्शा, स्कूल वैने, टैक्सी लाइन के जितने भी है सब पदाधिकारी सब छुट्टी कल बंद रखेंगे। और ये जो कानून बनाया गया इसमें संशोधन किया जाएगा जो कि ये ड्राइवर पर एक प्रतीकात्मक के अनुसार चला है, क्योंकि ड्राइवर वैसे रिक्स लेके चलता है, रिक्स चलता है क्योंकि आए दिन ड्राइवर जानकर कोई किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है। और अगर ये कानून लागू किया गया तो ड्राइवर की रोजी रोटी चल जाएगी और ड्राइवर का जो परिवार जो चलता है वो नहीं चल पाएगा। और आज देख लो, आज जो ये 2 दिन से 3 दिन से जो भी चक्के जाम हड़ताल हो रही है इसमें पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थ और सब्जियों पर कितना असर पड़ चुका है। आज सब्जी मंडी की हालत जाके देखो कितना क्या हो रहा है, पब्लिक तराई कर रही है, सब जगह का यही हाल हो रहा है। अगर इसी तरह से रहा तो आज तो कल तो ये सिर्फ बंद अजमेर का है, परसों राजस्थान भी बंद हो सकता है, अजमेर भी बंद हो सकता है और पूरा भारत भी बंद हो सकता है। तो अलग अलग स्थानों पर बंद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो तमाम जो लोग हैं, ये टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन और तमाम जो चालक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग एसोसिएशन के पदाधिकारी हों या फिर उनके जो चालक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे और चीज बात करते हैं, क्या समस्या आ रही है जो नया कानून है उसको लेकर? समस्या तो यही आ रही है, हर चीज में ड्राइवर का ही मरण है। एक्सीडेंट करके अगर वो भागता है तो भी मरता है, वो तो 5 लाख जुर्माना, 10 साल की सजा, तो ड्राइवर कहाँ से लाएगा? जुर्माना जो लगाया है ड्राइवर कहाँ से लाएगा? और भी कुछ लोग हैं जो नया कानून है उसको लेकर लगातार चर्चा यहाँ पर की जा रही है। क्या समस्या आने वाली है अगर नया कानून आ जाता है, इसके विरोध में क्या कर रहे हैं? भैया, समस्या का ऐसा है कि जो सरकार ने अभी वर्तमान में एक नया कानून निकाला है जिसको काले कानून का नाम दिया गया है। काले कानून का नाम ये दूसरी बार दिया गया है सरकार के ऊपर। पहले एक बार और काले कानून का आरोप लग चुका है और काला कानून जो है ये इस तरीके का काला कानून है जो कि ड्राइवर का पूरा भविष्य खराब कर देगा। अगर कहीं भी उसके गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है और अगर वो उस जगह से फरार हो जाता है तो उसको सीधे से 10 साल की सजा का निर्णय सुनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है ये भी सवाल करिएगा कि अगर सरकार कानून नहीं बदलती है तो ये आगे क्या करने वाले हैं? को पूरे आसार है कि जो भीड़ वहां पे इकट्ठी होगी वो उसके साथ में कैसा दुर्व्यवहार करेगी, उसका परिणाम क्या निकलेगा, वो उस स्थिति से भयभीत रहता है, उसका कोई भी दुष्परिणाम निकल सकता है। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती, आपका विरोध लगातार 2 दिनों से जारी है, कल भी बंद अजमेर है, तो अब अगर सरकार नहीं लेती है उसके बावजूद क्या होगा? देखिए जी, प्रयास तो पूरे जारी हैं और ये तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत छोटे से प्रयासों से इसका फैसला होगा। हो सकता है कि ये मामला लंबा जाए, लेकिन यहाँ एक जगह पे खड़े होकर इस बात का निर्णय नहीं लिया सकता क्योंकि ये पूरा मामला हिंदुस्तान से संबंधित है, एक ड्राइवर कॉम से संबंधित है। एक जगह बैठ के इसका तय नहीं किया सकता कि इसके आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, ये है कि भाई जहां तक हो सकता है प्रयास पूरे करे जा रहे हैं और आगे भी करे जाएंगे। प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष भी हैं यहाँ के टैक्सी यूनियन के, उनसे बातचीत करते हैं क्या आज निर्णय लिया गया है, कल जो बंद है उस बंद को लेकर किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जानी है। जिलाध्यक्ष के साथ साथ संरक्षक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कल जो बंद का आह्वान किया है, आज जो आप विरोध जता रहे हैं, किस तरह से रैली लेकर पहुंचेंगे और अगर इसके बावजूद भी कोई सुनवाई सरकार की ओर से नहीं होती है तो फिर क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अभी तो रैली दे करके निवेदन सरकार को ये इस काले कानून को इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि अशोक देखिए, सभी ड्राइवर्स का एक ही आरोप है कि ये काले कानून है,
इन्हें बदला जाए, इनमें संशोधन किया जाए। बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आप लोगों ने, ये वही ड्राइवर्स हैं जो इस वक्त विरोध जता रहे हैं। हम 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, करौली, अजमेर और जालौर की तस्वीर है। तीनों ही जगह जो बसें हैं वो अपने स्टैंड पर खड़ी हुई हैं और साथ ही कुछ लोग हैं जो कुछ ये ड्राइवर्स हैं जो विरोध जता रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो जयपुर में ड्राइवरों के नए कानून का विरोध जो है, प्रदेश के कई हिस्सों में ट्रकों का संचालन इस वक्त बंद है। जरूरी सामान की आपूर्ति हो रही है प्रभावित। जयपुर में कमर्शियल वाहन महासंघ की ओर से कलेक्टर को दिया जाएगा ज्ञापन। कमर्शियल वाहन महासंघ की ओर से बंद रखा जाएगा और प्रदेश में निजी बसों का संचालन आज भी प्रभावित है। कई रूटों पर जो है निजी बस संचालक बसें नहीं चला रही हैं। और अब करौली से बड़ी खबर देंगे, जहां पर निजी बस चालकों की हड़ताल। निजी बस संचालन दूसरे दिन भी बंद है। रोडवेज बसों का संचालन आज शुरू हुआ है। कल रोडवेज बसों का संचालन बंद रहा था। रोडवेज स्टैंड पर सभी जगह की बस सेवा जो है वो सुचारू हुई है। ये करौली की भी तस्वीर। तो रोडवेज बसों का संचालन आज शुरू हुआ। कल रोडवेज बसों का संचालन बंद रहा था। निजी बस संचालकों की हड़ताल लगातार जारी है। आमजन जो है वो काफी परेशान है। जगह के लिए रोडवेज की गाड़ियां समय से संचालित की जा रही हैं, है ना। कल जरूर जो है धौलपुर रूट बंद रहा था। जो धौलपुर की गाड़ियां वहाँ से संचालित नहीं हुई थी, इस वजह से जो है धौलपुर रूट पर गाड़ियां नहीं जा सकी थी। सिर्फ 9 बजे तक ही गाड़ी धौलपुर के लिए गई थी। गंगापुर रूट पर जो है विद्याधर की गाड़ियां वहाँ से रवाना हुई नहीं थी। इस वजह से जो है 2 ही गाड़ी शाम को आई थी जो धौलपुर गई थी। आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति है सुबह समय से सारी गाड़ियां जो है यहाँ से संचालित की जा रही हैं। बात अगर दूदू की करें तो वहां पर ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन हिट एंड रन कानून को लेकर दूसरे दिन भी विरोध जारी है। ट्रक चालकों ने जयपुर अजमेर हाईवे पर जाम किया है। जाम से हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मोखमपुरा और गिदानी में ये जाम देखने को मिला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही है। साफ तौर पर जो ट्रक यूनियन है उन्होंने पूरी सड़क को, पूरे हाईवे को जाम कर दिया है और हाईवे जाम होने के चलते जो सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, वो नहीं जा पा रहा है। सवारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरे दिन का ये विरोध, दूदू की तस्वीर। हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध जो है वो लगातार जारी है। ट्रक चालकों का कहना है कि अगर अभी भी ये कानून वापस नहीं लिए जाते, इनमें संशोधन नहीं किया जाता है, तो ये विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन ये चुनौतियां आमजन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जाम लगने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस जाम को खुलवाया। तो राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर्नाटक पुलिस ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 3 दशक पुराने मामले की जांच शुरू की है। मंदिर आंदोलन से जुड़े 30 साल पुराने केस की जांच शुरू होते हुए हुबली पुलिस ने राम मंदिर कार्यकर्ता महंत पुजारी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप है कि वो 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कथित तौर पर तोड़फोड़ में शामिल था। कर्नाटक पुलिस द्वारा राम मंदिर आंदोलन कार्यकर्ता के खिलाफ 3 दशक पुराने मामले की जांच करने पर विवाद खड़ा हो गया। राज्य पुलिस ने इस कदम के बारे में राम मंदिर आंदोलन के 30 साल बाद केस दोबारा खोले जाने से बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले ऐसा होने की राजनीति और रणनीति बता रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की सीमावर्ती राजौरी और पुंछ के विशेष संदर्भ के साथ समीक्षा की जाएगी। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, जम्मू कश्मीर से जुड़े गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, मुख्य सचिव अटल लुल्लू और वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह RK गोयल
पुलिस महानिदेशक डीजीपी यानी कि समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। पिछले दिनों 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी का दौरा किया था और दोनों जिलों की स्थिति की समीक्षा भी की थी। साल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी का पहला दौरा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का है और इसी कड़ी में पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे, जहां पीएम मोदी भारतीदासन विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी आज दक्षिण भारत को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं, जहां तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए और लक्षद्वीप को 1,150 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है शहर का जायजा ले रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर इस वक्त हम दिखाएंगे, जहां पर आमजन से बातचीत भी वो कर रही हैं और उनकी शिकायतों को भी सुनते हुए नजर आ रही हैं कि आखिर दिक्कत क्या है यहाँ पर, उसके बारे में भी उनसे जानकारी लेते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि समस्याओं और शिकायतों का निपटारा भी वो मौके पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ जो जेडीए, नगर निगम और ट्रैफिक और एनएचएआई के अफसर साथ में मौजूद हैं। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है उसका निपटारा जो है वो मौके पर ही किया जा रहा है। अफसर साथ में मौजूद हैं। ट्रैफिक जाम, जल भराव, अतिक्रमण से निपटने की तैयारी, इन सभी चीजों पर जो है यहाँ पर वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर शहर का जायजा ले रहे हैं और इस दौरान लोगों ने बधाइयां भी दे रही हैं मंत्री पद की, और साथ ही साथ जो आमजन वहां पर मौजूद है उनके साथ बातचीत करें। देखिए, शहर में किसी भी तरीके की कहीं पर भी गंदगी ना हो, इसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि आने वाले समय में एक डीआईजी का जो कॉन्फ्रेंस रहने वाला है उसको लेकर सफाई व्यवस्था पूरी दुरुस्त रहे, इस पर अब सबकी नजरें हैं, क्योंकि बड़ा कॉन्फ्रेंस है और ऐसे में जयपुर में तमाम बड़े मेहमान जो हैं पहुंचेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री भी उसमें रहेंगे। जो अंडरपासेस का काम है वो इस बारिश से पहले ही हो जाएगा। इस बारिश में मेरा ये मानना है कि पानी इकट्ठा नहीं होगा। उसके बाद जो ये फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, इसका साल डेढ़ साल मैं उम्मीद करता हूं कि काम शुरू हो जाएगा। और भविष्य की प्लानिंग के लिए, क्योंकि ये जो अंडरपासेस हैं ये इसके अंदर, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो इसमें फ्लाईओवर चाहिए। सिरसी रोड हुआ, जो अपने कालवाड़ रोड है वहां पर, इन सब पे फ्लाईओवर चाहिए या अंडरपासेस चाहिए। उसी की प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं कि अगले 10 साल का हम इंतजार नहीं करेंगे, अभी से अगले 10 साल की प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये सारा का सारा आज दौरा उसलिए हो रहा है। तो सुना आपने कुछ समय पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो अंडरपास हैं और जो नालियों की सफाई है वो साफ तौर पर इस बारिश से पहले पूरी कर ली जाएगी। ये जो अंडरपास क्या हाल है, पानी भरने की, क्या सड़क टूटने की? ये जो खिरनी फाटक का जो अंडरपास है, सिरसी रोड का अंडरपास है, कालवाड़ रोड के जो अंडरपास, ये सभी अंडरपासेस के अंदर हालत बहुत खराब, पानी भर जाता था। इन सब का समाधान करने के लिए एनएचएआई के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, जेडीए के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी आज यहाँ पर मेरे साथ थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि जीवन आसान हो, हर नागरिक का जीवन आसान हो, वो अपने काम करने में और सक्षम हो, और इसीलिए ये एनएचएआई को हिदायत दी गई है कि पूरा का पूरा ये जो मेन कैरेजवे है, बाईपास है, इसके साथ जितने भी ड्रेनेज है उसको, सर्विस लेन को तुरंत सुधारा जाएगा। इस बारिश से पहले 2024 जून की बारिश से पहले सर्विस लेन पूरी वापस से ले होगी। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा, और भविष्य के लिए ये ट्रैफिक जो इस तरफ है वो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए फ्लाईओवर, अंडरपासेस, इस बाईपास से उतरने के लिए रैंप, इन सब की योजना के ऊपर काम शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का भी निर्देश है कि यहाँ पे लोगों को राहत मिलनी चाहिए, इसीलिए आज मैं इन सभी अधिकारियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं जेडीए को, नगर निगम को,
कि हर तरह से तुरंत जेडीएफ जो यहाँ पे बहुत सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है उसकी निकासी करने के लिए द्रव्यवती नदी तक का पूरा 2 किलोमीटर का रास्ता है, नाली बनाकर तैयार करेंगे ताकि पूरा का पूरा पानी यहाँ से निकल के द्रव्यवती नदी में चला जाए। ये पूरी राहत होगी और इस बारिश से पहले हमारे काम करने का लक्ष्य है। चौराहों को सिग्नल फ्री बनाने के लिए ताकि सुगम ट्रैफिक व्यवस्था हो, किस तरह की कवायद होगी, क्या प्रयास कहाँ ये वही हो रहा है कि जो ट्रैफिक जो बढ़ता जा रहा है और अच्छा है, लोग काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे सड़क के ऊपर जब तालाब में से होकर निकलना, ये पता नहीं कैसे पिछली सरकार को इतना मंजूर था, लेकिन अब हर तरह से ये काम इसी बारिश से पहले होगा और पूरी तरह से आगे की भी प्लानिंग हो जाएगी कि ये इस तरफ अपने झोटवाड़ा की तरफ जो आबादी बढ़ रही है उनको आने जाने के लिए फ्लाईओवर वगैरह सब बन के तैयार हो जाए। हमें भविष्य की प्लानिंग करनी है और आज ही तैयार करना है। थैंक यू। पिछली सरकार ने लीडरशिप मैटर्स। देखिए, जब 11 लोगों के कप्तान जो होता है क्रिकेट का, उसको 140 करोड़ हिंदुस्तानी देखते हैं, तो यहाँ तो 140 करोड़ लोगों के जो कप्तान है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो लीडरशिप मैटर करती है। और आज राजस्थान में रुकावट नहीं है, मुख्यमंत्री साहब के क्लियर आदेश हैं भजन लाल जी के कि ये काम होना है, जल्द होना है। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश हैं कि लोगों को राहत मिलनी है। सभी जो डिपार्टमेंट हैं जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के नीचे आते हैं, एक साथ मिलकर तालमेल से काम करेंगे। पहले क्या सिर्फ कोटा ध्यान दे रहे थे नहीं, एक बस कालवा रोड तक जाएंगे। तो सुना आपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को साफ तौर पर कहना है कि जो भी दिक्कतें हैं वो पूरी की जाएंगी। जून से पहले सारे काम जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे, क्योंकि बारिश का समय रहता है जून का, और उस समय अगर ट्रैफिक जाम रहेगा, सड़कों पर पानी रहेगा तो लोगों को दिक्कतें होंगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पंजाब से एक बड़ी खबर आपको देंगे। जालंधर में डीएसपी दलबीर सिंह का शव मिला है। पंजाब के संगरूर में तैनात थे डीएसपी दलबीर सिंह। मामले की जांच में जुटी है पंजाब पुलिस। पंजाब के जालंधर में संगरूर के डीएसपी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस को हत्या का शक है, क्योंकि डीएसपी दलबीर सिंह के शव पर चोट के निशान मिले हैं। उनका पैर भी कुचला हुआ पाया गया है। कुछ समय पहले जालंधर के एक गांव में लड़ाई भी हो गई थी। डीएसपी दलबीर सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हेड इंजरी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। लेकिन और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। आरपीएससी की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 7 जनवरी को जयपुर में 180 केंद्रों पर होगा। परीक्षा का आयोजन 64,188 अभ्यर्थी देंगे इन केंद्रों पर परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर लगाई डिप्टी कोऑर्डिनेटर। तो परीक्षा के निर्धारित समय पर पहुंचना होगा। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर डिप्टी कोऑर्डिनेटर लगाई हैं। जयपुर में 140 केंद्रों पर होगा परीक्षा का आयोजन। आज ठंड की कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर घना कोहरा, रनवे पर विजिबिलिटी 175 मीटर हुई है। उदयपुर की फ्लाइट नहीं हो सकी रवाना। सुबह 6:45 पर उदयपुर जाती है फ्लाइट 6E7465 और सुबह 6:45 पर भोपाल की फ्लाइट भी रवाना नहीं हो सकी। इंडिगो फ्लाइट 6E7469 जाती है भोपाल के लिए। तो ये ठंड का असर है, ये कोहरे का असर है जो एयरपोर्ट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां से जो फ्लाइट्स की रवानगी है वो नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। धूप नहीं आने के चलते जो कोहरा है वो घना छाया हुआ है। सिर्फ जयपुर की यह हालत नहीं है, बाकी जगह से भी उड़ानें नहीं हो पा रही। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरे के चलते कई शहरों में विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिन में ठंड और बढ़ेगी। मंगलवार सुबह दिल्ली का तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को लखनऊ का न्यूनतम तापमान जो था वो 9 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर रेलवे के मुताबिक कोहरे और ठंड के चलते 26 ट्रेनें जो है वो तेजी से चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर लगातार जारी है।
हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक हफ्ते में लगातार ठंड का कहर जारी रहेगा, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जो ठंड है उसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो हिमालय जोन है वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर या पूरा उत्तर भारत है वो ठंड की चपेट में है। वजह यह है कि आने वाले कुछ और दिन लोगों को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि इसी हफ्ते में बारिश होने के भी आसार हैं, हल्के बूंदाबांदी हो सकती है। वजह यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से फिलहाल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वहीं अगर रेलवे की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से जो ज्यादा ट्रेनें हैं वो फिलहाल डिले चल रही हैं। वजह है फॉग, लेकिन आज विजिबिलिटी जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुधार हुई है। मैं इस समय इंडिया गेट पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर जो विजिबिलिटी है वो फिलहाल ठीक है। हालांकि शीतलहर और जैसी व्यवस्थाएं पहले थी वो अब देखने को नहीं मिल रही हैं। वजह यह है कि जो हवाएं हैं, जो हवा चल रही है उसकी वजह से शीतलहर में थोड़ी सी कमी आई है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट हमें देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि जो लगातार ठंड है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। एक बड़ी खबर आ रही है, पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। हार के डर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को बनाया मंत्री। हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। ये बड़ा बयान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया है, क्योंकि आपको बता दें अभी चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशी को मंत्री बनाना, इस पर विरोध जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। श्रीकरणपुर में अभी चुनाव नहीं हुआ है, 5 को वहां पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने मंत्री बना दिया है। चलिए सीधे आपको श्रीगंगानगर लिए चलते हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सफलतापूर्वक काम करेगी। आप सब पत्रकार मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद। सर, गंगानगर के अंदर हमेशा से पानी के लिए किसान धरना प्रदर्शन करते हैं। हमेशा आप जल शक्ति मंत्री है। पहला तो ये लगातार गंगानगर की जनता को पूरा पानी नहीं मिलता पंजाब से। दूसरा, ये गंदगी युक्त पानी आता है, विषैला पानी आता है, फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर आता है, कैंसर की भारी बीमारियां होती है। आप लगातार काफी सालों से जल शक्ति मंत्री है। इसके ऊपर आपकी सरकार ने क्या काम किया? अभी भी राजस्थान में आपकी सरकार बन गई है, पानी पूरा मिले किसानों को, और ये जो अपशिष्ट पदार्थ आता है फैक्ट्रियों का, इनके ऊपर आप क्या काम करेंगे? कि ये जो विषय, जिस विषय के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, इसका मूल उद्गम जो है लुधियाना से प्रारंभ होता है। बुड्ढा नाला, लुधियाना में जो बुड्ढा नाला और इसके अतिरिक्त 2 ड्रेन से पानी सतलज के दरिया में डाला जाता है, उससे पंजाब के कुछ क्षेत्र को और राजस्थान के में दूषित पानी की समस्या आती है। विषय वर्षों से मेरे संज्ञान में, क्योंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र में वर्षों तक काम करता रहा हूँ। हमने पहले भी एक एनजीओ के आधार पर न्यायालय में जाकर के भी इसके ऊपर केस जो है वो कंटेस्ट किए हैं। जल शक्ति मंत्री बनने के बाद में पंजाब की तत्कालीन सरकार के साथ बैठकर के हमने इसकी विस्तृत वहद योजना बनाई थी। 3 तरह की चुनौतियां इस गंदे पानी में गंदगी के कारक हैं। एक, लुधियाना का अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड सूवेज जो सीधा सतलुज दरिया में डाला जाता था, शहर का गंदा पानी। उससे बड़ी चुनौती जो थी वो वहाँ जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की और डाइंग की इंडस्ट्रीज है, उनका वेस्ट जो है, जिसमें हैवी मेटल्स भी हैं, हैजार्डस केमिकल्स भी हैं, ऐसा पानी भी अनट्रीटेड दरिया में डाला जाता था। और तीसरा, लुधियाना के आउटस्कर्ट्स में
सैकड़ों की संख्या में ऐसी इलीगल डेयरीज हैं जिनका अपशिष्ट भी सीधा इसमें डाला जाता है, जो बहुत बड़ा बायोलॉजिकल लोड जो है इस दरिया के नदी के पानी में जो है वो एडिशन करता है। इसका एक हॉलिस्टिक प्रयास जो है समाधान हो सके इसको लेकर। और चलिए